हेलो भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था हो गया। अब हम लोग आज के क्लास में हड़प्पा सभ्यता के समाज को समझेंगे। कैसा सामाजिक जीवन था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, है ना। राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, धार्मिक जीवन उनका कैसा था, और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना, इसको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं समाज, यानी सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक नारी मृण मूर्तियां पाई गई। नारी मृग मूर्तियां कहने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी की मूर्तियां नारियों की, है ना। और इसलिए नारी मृग मूर्तियां काफी संख्या में पाई गई है, इसलिए इस समाज को मातृसत्तात्मक कहा जाता है। यानी हड़प्पा कालीन समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। हालांकि कुछ विद्वान इसे पितृसत्तात्मक भी मानते हैं, पैट्रियार्कल भी कहते हैं। बात समझ आई? तो नारी मृग मूर्तियां अधिक संख्या में पाए जाने के कारण हड़प्पाकालीन समाज को मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पाकालीन समाज पितृसत्तात्मक थी। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि यहाँ के लोगों का भोजन क्या था, क्या खाते थे। तो देखिए, हड़प्पाकालीन जो लोग थे ये मांसाहार भी करते थे, यानी नॉन वेजिटेरियन भी थे, और मांसाहारी होने के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी इनका होता था, है ना। फल फूल अनाज भी खाते थे और मांस भी खाते थे। वेशभूषा कैसा था इनका? क्या पहनते थे? क्या हमारी तरह जींस टी शर्ट ऐसा पहना करते थे, है ना? तो नहीं, सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सूती वस्त्र का उद्योग जो है हड़प्पा सभ्यता में फ्लोरिश था, मोहनजोदड़ो में, है ना। तो सूती वस्त्र पहना जाता था इनके द्वारा, ध्यान रखना है। और किस प्रकार का था? तो पुरुष क्या करते थे कि नीचे में कपड़ा लपेटते थे और उसी को कंधे पे डाल लिया करते थे। यानी कि आज के जो हम पुरोहितों को देखते हैं ना, पुरोहितों का जो वस्त्र हुआ करता था कुछ वैसा ही यहाँ के पुरुषों का भी वस्त्र हुआ करता था। तो सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा। और आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों जातियां करती थी। पुरुष भी आभूषण का प्रयोग करते थे और स्त्रियां भी करती थी। ये इनका वेशभूषा था। बाल लंबे हुआ करते थे, है ना, और अलग अलग डिजाइन में बालों को बनाया जाता था। महिलाएं श्रृंगार भी करती थी, जैसा कि लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से, है ना। इसके बाद समझते हैं कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे। तो देखिए, मनोरंजन के लिए इनका एक खेल था पाशे का खेल। तो पासे का खेल खेला करते थे। पशुओं को लड़ाने का खेल भी इनका था। पशुओं को लड़ाने का खेल भी करते थे। शिकार पे भी जाते थे। शिकार भी इनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था, है ना। तो ये सारे काम जो है यहाँ के समाज के लोगों के द्वारा किया जाता था। बात समझ आ रही? इसके बाद समझिए कि यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो क्योंकि मातृ देवी का बहुत संख्या में यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई है, इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं की स्थिति यहाँ अच्छी थी, सम्मानजनक स्थिति थी। महिलाओं का समाज में अच्छी स्थिति थी और उन्हें सम्मान दिया जाता था। बात समझ आ रही? तो महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी हड़प्पा सभ्यता के काल में। क्लियर है? चलिए, ये थी सामाजिक जीवन। अब आगे चलकर हम लोग समझते हैं कि धार्मिक जीवन यहाँ के लोगों का कैसा था। देखिए, जब धार्मिक जीवन की बात की जाती है तो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि कैसा धार्मिक जीवन इनका रहा होगा। तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मातृ देवी यानी मदर गॉडेस, ध्यान रखना है। मातृ देवी की मूर्तियां काफी सारा प्राप्त हुआ है और मातृ देवी की पूजा की जाती थी, है ना। यानी कि मातृ देवी की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। इनकी पूजा उर्वरा की देवी के रूप में, है ना। उर्वरा की देवी के रूप में मातृ देवी की पूजा होती थी, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। क्लियर है? याद रखना है आपको कि यहां से
कुबड़ वाले बैल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और कुबड़ वाला बैल जो है वह सर्वाधिक पूजनीय था। सबसे अधिक पूजनीय जो था कुबड़ वाला बैल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ से पेड़ पौधों के भी पूजे जाने का अनुमान है, यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और पेड़ में पीपल सर्वाधिक पूजनीय हुआ करता था। पशु में क्या है, कुबड़ वाला बैल, पीपल को पूजा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, ध्यान रखना है। शिव को पूजा जाता था, है ना, उनका प्राचीन स्वरूप जिसको हम कह सकते हैं पशुपति के रूप में, है ना, पशुपति के रूप में शिव को पूजा जाता था। तो शिव की भी आराधना होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। पक्षियों में फाक्ता, फाक्ता नाम का पक्षी हुआ करता था, जिसे डव कहते हैं ना, इसकी पूजा की जाती थी, यानी ये कबूतर का ही एक रूप है। तो इस पक्षी की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, उबड़ वाला बैल पूजनीय था, पीपल पूजा जाता था, शिव का पूजा होता था, फाक्ता नाम की पक्षी का पूजा होता था। साक्ष्य नाग पूजन का भी प्राप्त हुआ है, यहाँ पे नाग को भी पूजा जाता था। याद होगा कि कालीबंगन से, है ना, और लोथल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये जो फायर अल्टर्स हुआ करते थे, इससे क्या पता चलता है कि हवन या आहुति दिया जाता होगा, है ना। धार्मिक अनुष्ठान जब होता होगा तो उस समय आहुति देने के लिए इन फायर अल्टर्स का उपयोग किया जाता था। उसका मतलब धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। ग्रेट बात जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार, उसका क्या था कि सामूहिक स्नान किया जाता था। किस चीज के लिए, शुद्धिकरण करने हेतु उसका यूज होता होगा, सामूहिक स्नान धार्मिक अनुष्ठान के समय में। इससे पता चलता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान होता था जिसमें ग्रेट बात का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है। हालांकि ध्यान रखना है कि पूरे हड़प्पा कालीन नगरों से कहीं से भी मंदिर का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब कहीं से मंदिर मिला हो ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि धार्मिक कर्मकांड आयोजित जरूर किए जाते रहे थे। क्लियर है। ये धार्मिक जीवन हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। अब आगे बढ़कर हम लोग समझते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। देखिए, राजनीतिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक जीवन में संगठन का स्पष्ट अभाव देखने को मिलता है कि कोई राजनीतिक संगठन रहा हो ऐसा नहीं है, स्पष्ट तौर पे इसका अभाव देखने को मिलता है। बात समझ आई। लेकिन जब हम हड़प्पाकालीन नगरों को देखते हैं, जैसे वहां पे जो सिस्टम थे, जैसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, सड़क व्यवस्था को देखते हैं, है ना, वहां पे जितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, सड़कों की व्यवस्था हो गई, नालियों की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, टाउन प्लानिंग को देखते हैं, भवन निर्माण को देखते हैं, तो इससे एक चीज पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई स्थानीय प्रशासन प्रभावी रहा होगा। मतलब स्थानीय प्रशासन जो है इसका लोकार्पण करता होगा, देख रेख करता होगा, सुपरवाइज करता होगा। हालांकि केंद्रीय प्रशासन का ऐसा कोई जो साक्ष्य है वह प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शासक होगा या राजमहल है ना, इस तरीके से किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक जो संगठन है ना, वह यहाँ पे मिसिंग था। हड़प्पा सभ्यता में यह चीज प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर है। यहाँ के लोगों के बारे में माना जाता है कि शांति प्रिय लोग थे, है ना, और इनका ध्यान युद्ध वगैरह में नहीं था, क्योंकि युद्ध का प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। कोई हथियार जो है उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। औजारों का साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हथियारों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। औजार जो है वो हो सकता है कि अपने दिनचर्या के लिए जीवन यापन में उसका उपयोग होता होगा, शिकार वगैरह करने में, है ना। तो यहाँ पे औजारों का जो औजार बनाए जाते थे पत्थरों के या फिर धातुओं के, उनका उपयोग होता रहा होगा। हालांकि युद्ध का वास्तविक रूप से किसी भी तरीके का साक्ष्य प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, इनका ध्यान युद्ध की तरफ न होकर व्यापार की तरफ था, है ना। यानी ये मोस्टली व्यापार में ज्यादा दिमाग लगाया करते थे, ध्यान दिया करते थे, और संभवतः यहाँ का शासन जो है वह व्यापारी वर्ग के हाथ में था। व्यापारी वर्ग के ही हाथों में यहाँ का शासन हुआ करता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी लगता है। बात समझ आ रही। हालांकि किसी भी तरीके का संगठन
का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। तो राजनीतिक जीवन इनका ऐसा था। अब समझते हैं कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। देखिए, जब हम पतन की बात करते हैं, डिकेंडेंस की बात करते हैं, डिक्लाइन की बात करते हैं, तो पतन जो हड़प्पा सभ्यता का वो 1900 बीसी से, यानी कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के समय में इसका पतन हो गया। ठीक है, अब इस डेट को देख के क्या लगता है, करीब 600 साल तो लगे गया इसे, है ना। तो विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ना, वह ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, ये आकस्मिक नहीं था, अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत हुआ था। मतलब धीरे धीरे ही जो है ये अपने विघटन की तरफ अग्रसर हुआ था। क्लियर है? समझते हैं, बुकिंग थ्योरी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता को जो हम पढ़ रहे थे वहां पे जो हमने देखा टाउन प्लानिंग को, इसके अंदर हमने देखा था कि मकान जो है पकी हुई ईंटों के भी और कच्ची ईंटों के भी बनते थे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पकी हुई ईंटों का निर्माण बंद हो गया, मकान बनना बंद हो गया, यानी मकान निर्माण भी रुक गया। औद्योगिक गतिविधियां जो थी वह भी रुक गई, समाप्त हो गई। बात समझ आ रही है आपको? और क्या हुआ कि यहाँ पे जो उद्योग थे, ठीक है, जो फुआरिश अवस्था में थे, वो भी खत्म होने लगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है। और जनसंख्या का जो नगरीय जनसंख्या था, नगरीय सभ्यता थी, है ना, तो नगर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पलायन कर गया, और धीरे धीरे यह सभ्यता जो है 1300 बीसी आते आते विघटन हो गई। बात समझ आ रही? अंत हो गया इस सभ्यता का। क्लियर? अब कुछ विद्वान ऐसे हैं, जैसे कि एक विद्वान है जिनका नाम है गार्डनर चाइल्ड, है ना, गार्डनर चाइल्ड, और विल्लर है। देखिए, इनका मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है, जो अंत है, वह हुआ क्या कि आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। आर्य आक्रमण से इसका विघटन होता है, ऐसा मानना है इन इन विद्वानों का। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है जहाँ पे मेनली हड़प्पा सभ्यता थी, उस ओर से इनके ऊपर आर्यों के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और इनके जो स्ट्रक्चर्स थे उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़ा जाता है, और उनके द्वारा मार पीट के उनको भगा दिया जाता है, पलायन कर लेते हुए, है ना। और इन्हीं के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। हालांकि ये जो बातें बताई गई इनके द्वारा, है ना, वो वेद में एक शब्द है जिसे कहा जाता है पुरंदर। अब ये पुरंदर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, इंद्र के लिए। इंद्र एक देवता है ना, आर्यों के देवता थे इंद्र, है ना, और इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, महलों को तोड़ने वाला। तो ये कहानी कहीं ना कहीं वेदों से ही लिया गया हुआ लगता है ना। पुरंदर जो शब्द है इंद्र को कहा जाता है, और इसी से इन्होंने अनुमान लगाया कि आर्यों का जब आगमन हुआ उसके बाद यह सभ्यता का अंत हुआ आर्यों के आक्रमण के द्वारा। बात समझ आ रही? अब समझिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे भूकंप भी आया था। भूकंप आने की वजह से नदियों का रास्ता अवरुद्ध हो गया और नदियां जो है वो मुड़ गई। एक और थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि नदियों के सूखने का भी कारण था, जैसे कि जो घग्गर नदी थी, जो प्राचीन सरस्वती, वो सूख गई थी, है ना। तो इस कारण से भी लोग जो है या तो पलायन कर गए और इस सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन जो ऐसा कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है जो सर्वमान्य हो। लेकिन एक जो थ्योरी है जिसे सर्वाधिक माना जाता है ना, और वह है बाढ़ की समस्या, है ना, फ्लड। देखिए, मोहनजोदड़ो में कई बार बाढ़ आया था, इसका प्रमाण मिला है। और माना जाता है कि सर्व प्रमुख कारण जो रहा होगा, है ना, और सबसे ऑथेंटिक कारण या मेन रीजन हड़प्पा सभ्यता के अंत का, वह था फ्लड, बाढ़, है ना। सिंधु नदी या जो और नदियां हैं उनमें बाढ़ के कारण यह जो नगर है या जो नगरीय सभ्यता थी उसका विनाश हुआ होगा। और यह सर्वाधिक लोगों द्वारा माना जाता है कि हो सकता है कि बाढ़ ही वह रीजन रहा हो, कारण रहा हो, जिसकी वजह से यह सभ्यता का अंत हो गया था। बात समझ आई? और भूकंप भी कारण था कि भूकंप जो है आने की वजह से नदियों के रास्ते अवरुद्ध हो गए, तो नदियां मुड़ के दूसरी तरफ चली गई थी। इससे क्या हुआ था कि जो क्लाइमेटिक
जलवायु है उसमें परिवर्तन आया, बहुत सारी चीजें उससे खराब होने लगी थी, खेती नहीं हो रहा था, घर नहीं बन रहे थे, औद्योगिक गतिविधियां जो है वो समाप्त हो रही थी और धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता अंत की ओर हो गया था। जैसा कि जॉन मार्शल है उन्होंने भी बताया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थे अलग अलग विद्वानों का हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर। तो आज हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्लास खत्म हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।